नरेंद्र मोदी और उनके करीबियों को ऊंचे ओहदों से नवाजा है। नरेंद्र मोदी पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं, तो सोहराबुद्दीन की हत्या के आरोपी और मोदी के करीबी अमित शाह को महासचिव बनाया गया है। खास बात यह है कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता, लेकिन संघ के पुराने साथी जरूर फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। एजेंडा में आज बात इसी पर, क्या पार्टी में मोदी का बढ़ता कद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या पक रहा है? पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की शान में कसीदे पढ़े और फिर समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता रामगोपाल यादव ने एनडीए सरकार की तारीफ की और अब नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और सोहराबुद्दीन हत्याकांड के आरोपी अमित शाह के बीजेपी महासचिव बनने को समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल सही ठहरा रहे हैं। अग्रवाल के मुताबिक अमित शाह के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह ने अपनी टीम में अमित शाह को शामिल करके गलत नहीं किया। बीजेपी की अपनी आंतरिक बात है, किसी भी अध्यक्ष का एक खुला अधिकार होता है कि किसको अपनी टीम में रखे। जहां तक आप अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो पॉलिटिक्स में कोई आरोप लगने पर नेता को दागी नहीं मानता। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह को पार्टी का महासचिव बनाया है। मोदी की करीबी स्मृति ईरानी और सीपी ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में फैसले लेने वाले सबसे बड़े संसदीय बोर्ड में 6 साल बाद नरेंद्र मोदी की वापसी हुई है। हालांकि पार्टी के कभी थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य इसे बीजेपी के लिए अच्छा नहीं मानते। आदमी कई बार पद पा जाता है और उसका प्रदर्शन निराशाजनक हो जाता है। मैं मानता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री के नाते काम करना और देश के प्रधानमंत्री के नाते काम करना दोनों दो बातें हैं। नई टीम के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने फैसले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सोच समझकर लिया गया फैसला है। विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अपने मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने यह फैसला किया। वैसे राजनाथ सिंह की नई टीम के ऐलान के साथ ही फिलहाल 3 बातें साफ हो गई। पहला, बीजेपी फिर हिंदुत्व की राह पर है। दूसरा, नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम हिंदुत्व के एजेंडे की अगुवाई करेंगे। और तीसरा, शिवराज और रमन सिंह जैसे नेता मोदी के कद के आगे पौने हैं। लेकिन सवाल ये कि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बीजेपी हिचकिचा क्यों रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस सवाल में एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या राजनाथ सिंह की नई टीम चुनाव जिताने वाली टीम है? दूसरा सवाल, क्या टीम राजनाथ का हिंदुवादी चेहरा एनडीए के बाकी दलों खासकर जेडीयू को कबूल होगा? तीसरा चेहरा, क्या मोदी और अमित शाह के नाम पर कांग्रेस को हमले का मौका नहीं मिल जाएगा? चौथा सवाल, क्या किसी मजबूरी के चलते राजनाथ सिंह को हत्या की साजिश के आरोपी अमित शाह को टीम में ओहदा देना पड़ा है? और अमित शाह के पक्ष में खड़ी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच क्या कुछ पक रहा है? 5वां सवाल। एजेंडा में हमारा जन साफ है, नई टीम के गठन के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित होना चाहिए। बातचीत के हमारे साथ दिल्ली जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, मुंबई जुड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के सांसद साबिर अली, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। इसके अलावा अहमदाबाद से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दिव्य भास्कर के संपादक अवनीश जैन। आप लोगों के साथ आलोक जी, जिस तरीके से ये बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया, पदाधिकारियों का जो चयन हुआ है, अगर उससे पूछे कि इसके मूल बातें क्या है, क्या आपको लगता है कि वाकई एक होता है कि टीम इंडिया, टीम राजनाथ, क्या आपको लगता है कि ये एक भरोसा देती है कि ये टीम आने वाले दिनों में एक मजबूत टीम साबित होगी और टीम जिताने वाली साबित होगी? देखिए, टीम, जहां तक मैं समझता हूं, टीम में नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी होना एकमात्र ये बताता है कि इसके अलावा आत्मविश्वास की कमी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनको एक हिंदुत्व का एजेंडा भी लाना है। आप देखिए, उमा भारती, वरुण गांधी, ये सब हिंदुत्ववादी नीति के आधार पर ही आगे बढ़ाने की कोशिश है। और राजनाथ सिंह जी ये मानते हैं कि वो अटल जी और अडवाणी जैसी जोड़ी के रूप में मोदी और राजनाथ रहेंगे तो शायद बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जबकि ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यों में कहां से गणित ऐसा होगा जब 200 से ज्यादा सीटें ला सके। इसलिए इस टीम के बल पर 272 का आंकड़ा जीते वो मुश्किल है। ये ठीक है कि आप और ज्यादा नरेंद्र मोदी को कितना मुखर होने देते हैं। मैं तो ये मान रहा हूं कि या तो इतना ही था तो उनको ही ज्यादा, जैसे पहले चर्चा थी या दबाव था कि अभियान समिति का प्रमुख भी उनको बनाए थे, राजनाथ सिंह के समानांतर यदि मोदी को बना देते तब और लगता कि शायद
बड़े पैमाने पर वो मोदी को आगे रखकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी लगता है आधे होनी चाहिए कम से कम टीम के अंदर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में, कुछ लोग कह रहे हैं कि मई में होंगे, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरीके से कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, कुछ लोग कयास लग रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान भी इसमें होना चाहिए, वो नहीं है, क्या ये कुछ राजनीतिक संकेत देता है? बिल्कुल, ये संकेत देता है कि लालकृष्ण आडवाणी चाहते थे, सुषमा जी भी चाहती थी, और शिवराज सिंह को भी तक एक संतुलन पार्टी में रहे कि ऐसा न हो। संघ भी एक हद तक नरेंद्र मोदी को नियंत्रित रखना चाहता है, ऐसे संकेत बार बार मिले। उसके बावजूद एक ऐसा दबाव था कि भाई यदि दिखे तो एक ही चेहरा मुख्यमंत्री दिखे, जैसे अभी आपके में भी दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय। यदि नक्सलवादी इलाके से रमन सिंह भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, या शिवराज सिंह को आडवाणी जी या जो भी आंकड़े दिखाते, तो उनको भी सामने नहीं लाया गया। ऐसा लगता है कि पूरा संघ का दबाव रहा है और केवल हिंदुत्व का एजेंडा है, और एक कहने को है कि सुशासन का एजेंडा साथ में है, लेकिन मोदी के बल पर कारपोरेट लॉबी साथ रहे, अमित शाह के बल पर कारपोरेट लॉबी साथ रहे, उसके बल पर आगे बढ़ने की बात है। आगे बढ़ने की बात है। प्रकाश जावड़ेकर जी, जो ये सवाल खड़े, क्या अभी किसी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में कोई हिचक है आपके पार्टी के अंदर? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये सारे सवाल आप पूछने के अधिकारी जरूर है, क्योंकि मीडिया की आजादी है, लेकिन ये आज के दिन में कोई प्रासंगिक सवाल मुझे ज्यादा नहीं लगा। पहले तो ये कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले घोषित करना या नहीं करना, ये पूर्णतः पार्टी का निर्णय होता है, और किसको करना ये भी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। कब करना ये महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए कांग्रेस ने भी घोषित नहीं किया, किसी ने घोषित नहीं किया, तो आप हमारे ही पीछे पड़ के कहोगे कि आपको क्यों नहीं घोषित किया। तो इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी बात नहीं है। ये उचित समय पे पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी कल गठन हुआ है, उसकी जब बैठक होगी और बैठक में निर्णय करेंगे, उसमें कोई यानी ऐसी कोई साजिश की बात नहीं है। जैसा एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई आडवाणी जी का ये था, इनको सपोर्ट था, फिर सुषमा जी का इसको था, अरुण जी का इसको था, राजनाथ जी ये चाहते थे, संघ ये चाहते थे, तो और अभी तो हमारे मित्र उन्होंने तो कहा कि ये और एक विशेष दबाव था, तो और कौन सा दबाव था? तो ये कोई दबाव की राजनीति से नहीं बनता। देखो, अन्य पार्टियों और हमारे में फर्क है। अन्य पार्टियां एक व्यक्ति की या एक परिवार की पार्टी है, हमारी पार्टी एक पारिवारिक भावना से काम करने वाली, और मेरिट के आधार पर लोग आगे आते हैं। और ये आपको दिखाई दिया कि जो पहले 50 नाम है, जी कोई किसी का जुड़ा नहीं है, वो अपने अपने काम से ही वहां आया है। बट प्रकाश जी, ये कहते हैं ना कि अगर पहले से स्पष्ट हो कि आपका सेनापति कौन है, आपका नेतृत्व कौन करेगा, जैसा कि अगर आप देखें अमेरिका के इलेक्शन में होता है, इंग्लैंड के इलेक्शन में होता है, टोरी पार्टी का नेता कौन होता है सबको पता है, उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होता है ये पता है, तो ये ज्यादा आसान नहीं होता कम से कम रणनीति बनाने में, उसके इर्द गिर्द तमाम स्ट्रेटेजी को बनाने में? ये एक दिक्कत भी हो सकती है, और इसका कारण ये हो सकता है कि शायद पार्टी के अंदर भी एक राय न बन पाई हो। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन पार्टी एक राय से भी ये तय कर सकती है कि कब अभी नहीं करना है और कब करना है, घोषित करना है चुनाव के पहले या नहीं करना है। ये भी सारे उदाहरण 14 लोकसभा में मौजूद है। कभी हमने पहले घोषित किया है, कभी कांग्रेस ने पहले घोषित किया है, कभी नहीं किया है, और अंततः चुनाव के बाद भी हुए हैं। तो ये पार्टी करके, क्योंकि ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देखो, रही बात मोदी जी की, मोदी जी की दो विशेषताएं आप समझ लेना। पहले तो मोदी, जैसे राजनाथ जी ने कहा, बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन ये भी सही है कि रमन सिंह जी हो, शिवराज जी हो, अपनी छाप, अमिट छाप छोड़े हैं। लेकिन ये सबसे सही है कि 13 साल कंटिन्यूअस, 2000 से लेकर 2013 तक 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने का सबसे सीनियर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये एक फैक्ट है, और इसलिए उनको जगह मिलती है तो दूसरे किसी को उसकी शिकायत नहीं है। बट लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह सकती है कि शीला दीक्षित पिछले 15 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ये अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी ये दावा कैसे कर सकते हैं विकास के पुरुष वही हैं, अगर आप इस पैमाने पर अगर आप बात करेंगे तो? हालांकि मेरा सवाल दरअसल इससे थोड़ा, क्या कहीं कोई हिचक है पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करने पर? नहीं, ये हिचक का कहाँ मुद्दा है, रणनीति का मुद्दा है, और रणनीति टीवी डिबेट में नहीं बताई जाती ना। रणनीति है कि आप चर्चा करते रहो,
आप चर्चा करते रहो और हम समय पे निर्णय करेंगे। चलिए यही तो रणनीति है। आप रणनीति की बात करते हैं, लेकिन हरीश रावत जी, अगर हम कांग्रेस से सवाल करते हैं तो बीजेपी से करते हैं, तो कांग्रेस से भी सवाल उठना चाहिए कि भाई आपका नेता कौन है। प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी के नाम पर कोई स्पष्टता भी नहीं है। तो अगर बीजेपी से सवाल होगा तो कांग्रेस से भी यह सवाल होना चाहिए कि भाई चुनाव की आपकी तैयारी क्या है, आपका सेनापति कौन है, आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इस समय पदारूढ़ हैं जी, और सोनिया गांधी जी का ओवरऑल नेतृत्व है और 21वीं सदी के भारत के निर्माण की जिम्मेदारी पूरा देश राहुल गांधी जी को सौंपना चाहता है। इसलिए 2014 के बाद राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अभी उनके नाम का ऐलान करने में क्या दिक्कत है सर? इस तरीके का दुराव छिपाव नहीं है जो भाजपा में है, क्योंकि देखिए, भाजपा की हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस समय देश का संचालन कर रहे हैं, मजबूती से सरकार चला रहे हैं। इसलिए हमारी स्थिति में भाजपा की स्थिति में अंतर है। वो हमको चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंजिंग पार्टी को अपना उम्मीदवार घोषित करना होता है और मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूं, शिद्दत के साथ, कि भाजपा में ये हिम्मत नहीं है कि वो अपना उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि वो जानते हैं जैसे उम्मीदवार घोषित करेंगे तो पहले एनडीए बिखर जाएगा और उसके बाद भाजपा भी बिखर जाएगी। और आज एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, आशुतोष जी, आप तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं और आपके साथ मेहता साहब भी हैं, आप मेरी इस बात से बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होंगे, सहमत होंगे कि जो इस समय टीम राजनाथ है उसमें कट्टरवादी चेहरे आगे आए हैं। वो चेहरे आगे आए हैं जो विवादास्पद हैं, जो बाबरी मस्जिद ढहाने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है या जिनकी गुजरात के दंगों में प्रमुख भूमिका रही है। एक प्रकार से कट्टर हिंदूवादी चेहरों को आगे लाने की कोशिश की गई है और जो मुस्लिम हेट्रेड की पॉलिटिक्स करते हैं उनको प्रमोशन देने की बात, प्रमोशन दिया गया है। तो ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इस टीम में नहीं दिखाई देती, बल्कि आप बड़े हरीश जी, आपकी तरफ से बड़ा आरोप लगाए प्रकाश जावड़ेकर जी। मैं इनकी तथाकथित इस सवाल का जवाब आपसे एक सेकंड जस्ट लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। यस सर। हाँ, जो अटल जी के समय में इनके तथाकथित उदारवादी परंपरा कही जा रही थी, उसके सब चेहरे जो है हटा दिए गए हैं, सबको साइडलाइन कर दिया गया है और यहां तक कि राजनाथ सिंह जी का अपना तथाकथित किसानवादी चेहरा भी इस टीम में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये टीम जो है भाजपा को भी निराश करेगी। मतलब आपके कहने कट्टरवादी चेहरे की बात आप कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है कि वो नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले सकता हूं, उमा भारती, वरुण गांधी, अमित शाह, कम से कम 3 ऐसे नाम हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। उमा भारती का नाम मस्जिद की तरफ था, वरुण गांधी का नाम एक विवादास्पद बयान देने में था, हालांकि अब उनको कोर्ट से एक्सोनरेट कर दिया गया। अमित शाह के ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जी, अयोध्या के बारे में बिल्कुल हमारी साफ राय है कि देश चाहता है कि वहां मंदिर बने। हमने ये कहा है कि या तो ये कोर्ट का जल्दी फैसला हो और उससे करे, हाईकोर्ट ने तो उसको राम जन्मभूमि कहा ही है जी, तो अब उच्चतम न्यायालय भी जल्दी फैसला करे और नहीं तो फिर दोनों समुदायों में आपसी चर्चा से उसका हल हो। ये दोनों मुद्दे एनडीए ने भी स्वीकार किए हैं, तो इसमें कोई हमारे यहाँ विवाद नहीं है। और जहां तक कोर्ट का मामला है वो चल रहा है और ये आप जानते हैं कि एक मूवमेंट का किस तरह का देश भर में ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक माहौल बना और उसके पहले मुसलमान भी समझते हैं कि कांग्रेस उसमें क्या खेल कर रही थी। जी जी। तो इसलिए ये तो बात साफ हो गई। अब इसमें उमा भारती जी हो या अमित शाह पहले पिछले 3 साल से दिल्ली में है, क्योंकि गुजरात में उनको बंदी थी, तो वो दिल्ली में पार्टी में काम ही कर रहे थे। अब वो काम को नाम दिया तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई। उमा भारती हमारे गंगा अभियान की प्रमुख रही है जी जी। और वो हमारी प्रमुख नेता भी रही है। बीच में बाहर गई थी, अब उन्होंने स्वीकार किया कि वो गलती थी, वो वापस आ गई। अब पार्टी के पूरे अनुशासन में चल रही है और एक प्रभावी नेता है, तो इसलिए उसको उपाध्यक्ष बनाया। तो कोई नई बात कहीं आसमान से नहीं लाए हमने लोग। और अमित का जहां बात है शाह का, तो वो भी बिल्कुल साफ है कि हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट का फैसला जल्दी आएगा
और जल्दी आकर सच्चाई सामने आएगी। सर, आपने अमित शाह का जिक्र किया, लेकिन ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी है कि जिस आदमी के खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसी प्रजापति तीनों मामलों में हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि आप गुजरात नहीं जा सकते, आपको जेल। ये मजबूरी क्या है? क्या पार्टी के अंदर टैलेंट की कमी है? मैं वही बता रहा हूं जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, हमें समझना चाहिए कि ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है, इसलिए उसमें ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात और भी कहता हूं कि देश भर में एनकाउंटर्स हुए हैं, आतंकवादी और जो गुनहगार है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो उनका एनकाउंटर हुआ है। हर एनकाउंटर को मरने वाले के लोग अगर कहेंगे फेक एनकाउंटर है, तो वो सच नहीं होता ना। तो इसलिए सच्चाई क्या है ये कोर्ट के सामने आएगी, कोर्ट से बाहर आएगी। और दूसरी बात है कि इसको जनता किस तरह से देखती है। कोई फेक एनकाउंटर करे तो कोई उसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन हर एनकाउंटर केवल किसी ने शिकायत की इसलिए फेक नहीं होता। नहीं सर, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, राजनीति में शुचिता की बात करती है। हाँ, तो? जब पीजे थॉमस का नाम आता है सीवीसी को लेकर, तो आप उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये दागी हैं। गडकरी साहब के ऊपर सिर्फ अखबार के अंदर आरोप लगे थे, ना कहीं सीबीआई की जांच हुई, ना कहीं किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन पार्टी ने उनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया। और लेकिन अमित शाह को लेकर इतना प्रेम हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि हत्या की साजिश जिस व्यक्ति पर हो आरोप, उस व्यक्ति को कुछ समय तक के लिए किनारे रखना चाहिए, अदालत से साफ हो जाए, आप उनको अध्यक्ष बना दीजिए? नहीं, पहले तो बात साफ है कि आपने कहा गडकरी जी का, गडकरी जी हमारे सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य है, आप उसकी क्यों नहीं चर्चा कर रहे? और क्योंकि आपको भी पता है कि गडकरी पर ऐसे ही झूठे झूठे आरोप लगे, उन्होंने पार्टी को एम्बैरेसमेंट सर, ये आप भी जानते हैं कि एम्बैरेसमेंट से नहीं बचा वो हम नहीं करेंगे। सर, आप जानते हैं वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये आप भी जानते हैं सर। इस्तीफे का सवाल ही नहीं था। बिल्कुल सर, उनको पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हकीकत यह है, उनको पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। नहीं दूसरा भरा नहीं, उनको दूसरी टर्म के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भरा नहीं, और उसका बाकायदा उसी दिन अपना बयान भी दिया। बात है अमित शाह की, तो केवल आरोप हुए इसलिए किसी को दोषी पकड़ोगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। इस तरह से नहीं काम होता। देखो क्या आरोप है, क्या वास्तविकता है, इसकी आपको भी मालूमात है और आप भी जानते हैं। और इसलिए पार्टी में कोई अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसको केवल इसलिए नहीं लेना, ये नहीं। और ये गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं है, सीवीसी की जो बात आप कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पोस्टिंग है, ये तो पार्टी के अंदर का काम है सर। क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक बहुत अच्छा संदेश लोगों के अंदर दे रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर जो जेल जा चुका हो, जिसके ऊपर सीबीआई ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बताया ही इज रनिंग ए सिंडिकेट ऑफ एक्सटॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने जाके बताया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही, कहा गया इज रनिंग ए सिंडिकेट ऑफ एक्सटॉर्शन। सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी थे जिनके पूरा उद्योग एक्सटॉर्शन का केवल नहीं आतंकवाद का भी था। उनके पास जखीरा पकड़ा गया जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री तो थे। क्या उनको मार, ऐसे आदमी की कोई वकालत करे ये देश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रकाश जावड़ेकर जी, क्या आतंकवादी हो तो क्या उसको सरेआम गोली मार देना चाहिए? क्या ये बात बीजेपी कहना चाहती है? मैंने यही कहा कि एनकाउंटर अगर सही है तो लोग अलग नजर से देखते हैं, फेक है तो निश्चित रूप से कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। लेकिन फेक है ये कोई कहने से फेक नहीं होता, शिकायत के आधार पे फेक नहीं तय होता। नहीं, बट प्रकाश जावड़ेकर जी, क्या अगर शहाबुद्दीन जो सिवान में थे उनके ऊपर जब होता था तो आपके ऊपर आरोप लगता था, डीपी यादव को आपकी पार्टी ने शामिल किया 2004 में और उनको बाहर कर दिया शाम तक, उनके ऊपर तो कहीं की किसी अदालत ने किसी ने कन्विक्ट नहीं किया, क्यों आपने बाहर किया? तब आपने कहा नहीं, ऐसे लोगों को जो दागी उनको नहीं रखना चाहिए। आज क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों से पलट रही है? क्या उसको उन सिद्धांतों की परवाह नहीं है? कहां सवाल है? आप जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं तो मेरी कोई आपत्ति नहीं। एक गृह मंत्री के नाते देश की रक्षा करना, आतंकवाद का खात्मा करना,
ये काम कोई करे तो लोग एक निगाह से उसको देखते हैं। अब इसमें किसी ने शिकायत की कि ये झूठ एनकाउंटर था। झूठ एनकाउंटर होगा तो सजा होगी, लेकिन ये तय करना टीवी चैनल वालों का कब से काम बन गया? केवल शिकायत हुई इसलिए झूठ हुआ? सर शिकायत की बात नहीं है सर, माफ करिएगा, काम करने दो। प्रकाश जी पूरे इज्जत के साथ माफ करिएगा, शिकायत नहीं हुई है। सीबीआई जांच करी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है। ये सिर्फ शिकायत का मसला नहीं है कि किसी ने आके पिटीशन कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गुजरात नहीं जा सकते। कांग्रेस ब्यूरो सर मैं कंप्लीट कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सर। सुप्रीम वो राजनीति में गुजरात में मोदी की टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए वो सीबीआई के सहारे चल रहे हैं गुजरात में भी, और पूरा केंद्र की सरकार ही सीबीआई के सहारे चल रही है। सर प्रकाश जी, पार्टियों के सर पर वो तलवार लटका के रखते हैं। उनका सबसे ट्रस्टेड अलाई सीबीआई है। सर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, इसलिए सीबीआई पर आप दुरुपयोग का आरोप नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट पूरे केस की निगरानी करा। सुप्रीम कोर्ट ने